हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखा था, तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैसे द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है और इस द्वितीय विश्व युद्ध होने के क्या क्या कारण हैं और उनके क्या क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं और ये कैसे पूरे विश्व को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो इन सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग दे देती हूँ द्वितीय विश्व युद्ध। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द्वितीय विश्व युद्ध। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये कब से कब तक चला है, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध ये 1939 से 1945 तक चला था, यानी ये वर्ष हमें याद रखना चाहिए। अब चलिए हम इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं कि इसकी क्या क्या पृष्ठभूमि रही। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद राष्ट्र संघ का गठन होता है। किसका गठन होता है, तो राष्ट्र संघ। और ये जो राष्ट्र संघ है ये इसलिए बनाया जाता है, इसका गठन होता है 10 जनवरी 1920 को। और ये क्यों राष्ट्र संघ बनाया जाता है, क्योंकि फिर से दोबारा विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो। सभी राष्ट्र क्या करेंगे, मतलब ये जो राष्ट्र संघ बनाया गया था और सारे देशों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था कि वे कोई भी मनमानी नहीं कर सकेंगे। और इसके संस्थापक देशों में जैसे अमेरिका के जो वुडरो विल्सन थे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें वही ज़्यादातर देश शामिल हुए जो विजय प्राप्त किए थे और इन देशों को भी शामिल किया गया जो पराजित हुए थे। एक तरह से ये इसलिए बनाया गया था कि आगे चलकर भविष्य में कभी विश्व युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। लेकिन खुद अमेरिका इसका सदस्य नहीं बनता है। तो ये राष्ट्र संघ जब बनता है कि फिर से द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन ये राष्ट्र संघ भी क्या होगा, सफल नहीं हो पाएगा। तो चलिए द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या क्या रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या कारण रहे हैं, उनके क्या क्या पृष्ठभूमि रही। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र संघ का गठन 1920 में होता है। और ये राष्ट्र संघ का गठन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व को एक भयंकर तबाही का सामना करना पड़ा। तो बहुत सारे देशों का मानना था कि विश्व में फिर ऐसा भविष्य में घटना नहीं हो, इसलिए एक संस्था होनी चाहिए जो सभी देशों पर क्या रखे, नियंत्रण रखे कि कोई भी देश अपनी मनमानी नहीं कर सके और दोबारा फिर से ऐसी स्थिति नहीं आए कि विश्व युद्ध हो जाए। तो इसके लिए किया गया राष्ट्र संघ का गठन। लेकिन ये राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में शामिल सफल नहीं हो पाएगा। क्यों सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इसके संस्थापक देश जैसे अमेरिका था, खुद अमेरिका के ये एक तरह से अंडर में ये चलता था राष्ट्र संघ। तो क्या कभी ये अमेरिका के मनमानी को रोक सकता था, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र संघ भी केवल उन्हीं देशों पर रोक लगाया जो कि कमजोर थे। शक्तिशाली देशों पर ये बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख सका था। तो चलिए हम एक एक पॉइंट कर कर देख लेते हैं। जैसे कि हम पहले पॉइंट में देखें द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरिस जो शांति सम्मेलन बुलाया जाता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पेरिस शांति सम्मेलन ये कब बुलाया जाता है, तो 1919 में। और इस पेरिस शांति सम्मेलन में हमने देखा था कि जो भी हारे हुए देश थे जैसे जर्मनी और सारे भी देशों के साथ इसमें संधि हुई रहती है। सबसे ज़्यादा जो अपमानजनक संधि हुई रहती है वो जर्मनी ही रहता है। तो जर्मनी के साथ एक संधि की गई थी, वर्साई की संधि। कौन सी संधि, वर्साई की संधि। और जो ये वर्साई की संधि हुई थी ये जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक ये संधि थी। ये संधि कैसी है, अपमानजनक ये संधि है। हमने प्रथम विश्व युद्ध में पढ़ा था ना कि कैसे जर्मनी के जो कोयला वाले क्षेत्र थे, यानी जो सार प्रदेश था उसको भी ले लिया गया था। कैसे जर्मनी पर 6 अरब
और 10 करोड़ पाउंड का क्या दे दिया गया था। इस पर भारी कर्ज का मतलब रकम देने का आरोप लगाया गया था कि तुम्हारे वजह से ही क्या हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है तो हर्जाना भी तुम ही भरोगे। और हमने देखा था कि 15 वर्षों के लिए ये जर्मनी के जो कोयला वाले क्षेत्र थे, रूर वाले, उस पर 15 वर्षों के लिए फ्रांस का अधिकार हो गया था। और जर्मनी के जो राइनलैंड वाला क्षेत्र था उसको सेना रहित कर दिया गया था। और जर्मनी को 1 लाख से अधिक सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये जो वर्साई की संधि की गई थी जर्मनी के लिए बहुत ही ये खराब संधि थी, अपमानजनक संधि थी। तो ये भी क्या करेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगा। उसके बाद हम दूसरे कारण में देखते हैं तो राष्ट्र संघ की असफलता। ये जो राष्ट्र संघ बना था ना, राष्ट्र संघ की असफलता। अब देखिए ये जो राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया था कि फिर से दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध मत हो जाए। ये सारे देशों पर क्या करेगा, नियंत्रण रखेगा, ज़्यादा हथियार बनाने पर रोक लगाएगा, सैन्यकरण को कम करेगा। लेकिन राष्ट्र संघ ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि राष्ट्र संघ खुद उतना एक शक्तिशाली संस्था नहीं है जो एक तरह से ये स्वतंत्र हो। ये खुद अमेरिका के नियंत्रण में है, बड़े देशों के मतलब बड़े देशों का इसमें दबदबा है। तो क्या ये कभी बड़े देशों पर रोक लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार राष्ट्र संघ क्या हो गया, जिसके लिए इसका गठन हुआ था, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका था। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे कारण में, तो जैसे जापान कहने के लिए तो एक छोटा सा देश है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने 1904 से 5 में जो युद्ध हुआ था रूस से, उसको भी क्या कर दिया इसने, रूस को, इतने बड़े देश को इसने पराजित कर दिया था। और ये जो जापान की साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि जापान क्या हो गया था, एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था और ये अपने साम्राज्यवादी नीति द्वारा बहुत सारे देशों पर ये कब्जा करते आगे बढ़ते चला जा रहा था। तो ये जापान की साम्राज्यवादी नीति द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में सम्मिलित है। उसके बाद हम देखते हैं कि इटली में उदय होता है मुसोलिनी का। किसका उदय होता है? मुसोलिनी। ये मुसोलिनी ये भी हिटलर के जैसा है, तानाशाह। ये जो मुसोलिनी है ये अपनी फांसीवाद विचारधारा के द्वारा ये भी अपने साम्राज्यवादी नीति का क्या कर रहा था, ये भी विस्तार कर रहा था। ये भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनी मनमानी किए जा रहा था। तो इसने भी क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। उसके बाद हम देखते हैं जैसे इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद की विचारधारा को बढ़ावा दिया, वैसे ही फांसीवाद क्या एक विचारधारा है जो तानाशाह को बढ़ावा देती थी। वैसे ही जर्मनी में हम देखते हैं कि हिटलर का उदय होता है। किसका उदय होता है? तो हिटलर भी जर्मनी में तानाशाही के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इसने 60 लाख यहूदियों को मतलब मारवा दिया था। ये कहता था कि बंदूक से अगर लोगों को मारा जाएगा तो हमारी गोली क्या होगी, बर्बाद होगी। तो ये गैस चैम्बर रखा था, उसमें केवल लोगों को ले जाकर, जिसमें जहरीली गैसों को छोड़ा जाता था और उसमें लोगों को ले जाकर यहूदियों को लेकर बंद कर देता था और उसमें उन सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो ये हिटलर भी बहुत तानाशाह था, एक तरह से इस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। और ये क्या करेगा, ये जर्मनी की सारी शक्ति लेकर जर्मनी का एक तरह से तो शक्तिशाली बनाएगा, लेकिन ये इतना साम्राज्यवादी ये अपना विस्तार करेगा कि फिर से जर्मनी के वजह से ही क्या हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो हिटलर क्या है, एक तानाशाह था। क्या था ये? तानाशाह था, यानी इसके आगे जर्मनी में किसी की नहीं चलती थी। और ये नाजीवादी पार्टी का समर्थन देता था। इसने कौन सी पार्टी बनाया था? तो नाजीवादी पार्टी। जैसे पूछेगा आप लोग से कि इटली में कौन सी पार्टी थी, तो फांसीवादी विचारधारा का समर्थन था। लेकिन जर्मनी में क्या था, तो नाजीवादी पार्टी। और पूरे जर्मनी में इस नाजीवादी पार्टी का ही क्या था, बोलबाला था। जर्मनी में और कोई पार्टी सामने नहीं आ सकती थी क्योंकि हिटलर एक ही पार्टी रखा था, नाजीवादी पार्टी। उसके बाद हम देखते हैं छठे कारण में, तो इंग्लैंड देश है वो क्या कर रहा है, इंग्लैंड की जो तुष्टीकरण की नीति ये भी क्या करेगी, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है।
तुष्टीकरण का मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को क्या करना, खुश करने के लिए उसकी मनमानी करने देना। जैसे यहाँ हिटलर है, हिटलर जब जर्मनी में इसका उदय हुआ, ये एकदम शक्तिशाली एक तरह से नेता के रूप में उभरा जब जर्मनी में, तो इसने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को इस राष्ट्र संघ से अलग किया, क्योंकि ये राष्ट्र संघ में रहता तो क्या अपनी शक्ति बढ़ा पाता, अगर ऐसा करता तो राष्ट्र संघ इस पर क्या लगाता, रोक लगाता। तो सबसे पहले इसने अपनी शक्ति को बढ़ाकर ये राष्ट्र संघ की सदस्यता को छोड़ दिया। उसके बाद मतलब जर्मनी को इससे हटा लिया राष्ट्र संघ से। उसके बाद क्या होता है कि हिटलर एक तरह से इतना जर्मनी को शक्तिशाली बनाता है, इतना तानाशाह अपनाता है कि अपने साम्राज्यवादी नीति के द्वारा एक तरह से सभी क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर देता है। और ये इंग्लैंड मूक दर्शक बनकर देख रहा है, यानी ये हिटलर को रोक नहीं रहा है। क्यों नहीं रोक रहा है, क्योंकि इंग्लैंड चाहता है ये जो जर्मनी है, इधर रूस का क्षेत्र पड़ता है, तो जर्मनी क्या करे, एक तरह से सोवियत संघ पर कब्जा कर ले, यानी रूस पर कब्जा कर ले, और दोनों का क्या हो, एक तरह से रूस और जर्मनी में लड़ाई छिड़ जाए। तो ऐसे क्या होगा, दोनों देश क्या पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। इससे क्या होगा, मतलब ये इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब इन पर कब्जा कर सकेंगे, क्योंकि एक तरह से जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था, और ये जो इंग्लैंड है ये पूंजीवाद का समर्थक था। तो एक तरह से इन देशों के तटस्थ रहने का कारण ये था, ये चाहते थे कि जर्मनी और सोवियत संघ के बीच क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए। और हिटलर को इसलिए इंग्लैंड क्या करता था, रोकता नहीं था। तो हिटलर ये समझता था कि अगर इंग्लैंड हमको नहीं रोक रहा है तो इंग्लैंड हमसे क्या हो रहा है, डर रहा है, इसीलिए हमको कोई भी हम अपना विस्तार कर रहे हैं तो हमको रोक नहीं रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, इंग्लैंड के इस चुप रहने का कारण भी बहुत सारा था। तो इस प्रकार इंग्लैंड के नहीं कुछ बोलने से या फिर फ्रांस के कुछ नहीं बोलने से हिटलर अपनी मनमानी को क्या करता चला गया, आगे बढ़ाता चला गया। तो इस प्रकार हमने कुछ पॉइंट में फ्रांस, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसके कारण को हमने देखा। पहला कारण हमने देखा कि पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ होता है वर्साई की संधि, जो कि जर्मनी के लिए ये बहुत ही अपमानजनक संधि होती है। उसके बाद राष्ट्र संघ बनाया गया रहता है कि फिर से क्या हो, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए इसको बनाया गया रहता है। लेकिन ये भी क्या हो जाता है, असफल। क्यों हो जाता है, क्योंकि इस पर शक्तिशाली देशों का दबदबा था और ये अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद ये जो जापान शक्तिशाली देश के रूप में उभरा, ये भी अपने साम्राज्यवादी नीति को क्या दे रहा था, बढ़ावा दे रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक, हथियार, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहा था। उसके बाद इटली में जो मुसोलिनी आता है, वो फांसीवाद विचारधारा को बढ़ावा देकर ये भी अपने साम्राज्य का क्या करने लगता है, विस्तार करने लगता है। जर्मनी में हिटलर का उदय होता है। ये मेन जो जर्मनी है, प्रथम विश्व युद्ध भी क्या हुआ, इसी जर्मनी के कारण हुआ, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे जर्मनी में ये जो बिस्मार्क था, इसने क्या किया था, गुप्त संधि करना शुरू किया था कि नहीं, गुट बनाना शुरू किया था। इसी के वजह से प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ, क्योंकि इसी ने, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और इटली को जर्मनी में मिलाकर अपना एक गुट बनाया। तो उसके देखा देखी फ्रांस ने भी क्या कर लिया था, अपना गुट बना लिया था, और जिसका परिणाम हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया। वैसे ही दोबारा क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में मेन योगदान किसका है, हिटलर का है। ये सभी कारण तो थे ही, सब कारण को एक साइड रख दीजिए और हिटलर को एक साइड रख दीजिए तो बात बराबर है। तो जर्मनी में जब हिटलर का उदय होगा तो ये अपने साथ अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगाएगा और तानाशाही को अपनाएगा और नाजीवादी पार्टी भी बनाएगा और एक तरह से सारे क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये चाहेगा कि यूरोप में शक्तिशाली अब हम जर्मनी को बनाएंगे, जर्मनी जैसा कोई देश नहीं रह पाए। और उसके बाद इंग्लैंड भी क्या है, चुप बैठा है कि वो सोच रहा है कि हिटलर इसलिए इतना सब कर रहा है क्योंकि वे जर्मनी के साथ हुए संधि का एक तरह से बदला, मतलब वो चाहता है कि जर्मनी के साथ जो गलत हुआ है उसको हम सही कर लें। और इंग्लैंड का ये भी सोचना है कि कैसे जर्मनी और रूस के बीच लड़ाई हो जाए तो दोनों कमज़ोर पड़ जाए। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर दो गुट बन जाएगा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो दो गुट बना था कि नहीं, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध भी होगा तो दो गुट बन जाएगा। अब इसमें ये दो गुट कौन कौन सा है, तो एक तरफ हम देखते हैं कि जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों क्या है, एक तरफ हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा जापान,
इटली और जर्मनी, इन तीनों को देखिए एक तरह से साम्राज्यवादी नीति को क्या दे रहे थे, ये बढ़ावा दे रहे थे और अपने हथियार, अपने सैन्य शक्ति में क्या कर रहे हैं, एकदम पुरजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरह से जर्मनी, जापान, इटली, ये तीनों हैं एक तरफ। इनको आप धुरी राष्ट्र भी बोल सकते हैं। धुरी का मतलब क्या होता है, केंद्र, सेंटर, यानी पहिए कैसे अपने धुरी पर घूमता है कि नहीं, वैसे ही इनको धुरी राष्ट्र बोला गया। और मित्र राष्ट्र में देखिए कौन कौन है। तो मित्र राष्ट्र में हम देखते हैं तो इसमें शामिल है इंग्लैंड। कौन शामिल है, इंग्लैंड। उसके बाद हम देखते हैं तो इसमें शामिल है फ्रांस, उसके बाद हम देखते हैं इसमें रूस भी शामिल है, इसमें चीन भी शामिल है, इसमें बाद में अमेरिका भी शामिल हो जाता है, और नीदरलैंड, इसका नाम पहले हॉलैंड है तो हम हॉलैंड ही लिखेंगे, और इसमें बेल्जियम भी शामिल होता है। हालांकि देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, इन पांचों का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि जब ये मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में जीतता है तो यही इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका, यही पांचों मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी अस्थायी शक्ति को बनाते हैं, और इन्हीं के हाथ में वीटो पावर आज भी वर्तमान में है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे जर्मनी के द्वारा, हिटलर के द्वारा क्या शुरू किया जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की जाती है, और ऐसी कौन सी तत्कालिक घटना हो जाती है जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। जैसा कि हमने क्या देखा है कि पूरा विश्व क्या हुआ है, दो गुटों में बट गया है। एक तरफ जर्मनी, यहाँ पर इटली, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों एक तरफ हैं, और मित्र राष्ट्र एक तरफ रहेंगे। तो आखिर में ये कैसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, चलिए देखते हैं। हम देखते हैं कि जैसे यहाँ जर्मनी में कौन है, हिटलर। जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी था, ये दोनों क्या कर रहे थे, अपने विस्तारवादी नीति के द्वारा ये यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों को एक तरह से अपने अधिकार में लेते जा रहे थे। उसी प्रकार हमने जापान को भी देखा था, ये भी अपनी विस्तारवादी नीति में क्या था, ये भी आगे था, ये भी कम नहीं था। हिटलर का जो एक तरह से यूरोप के सभी क्षेत्रों पर कब्जा करना और इंग्लैंड का चुप रहना द्वितीय विश्व युद्ध को दावत के रूप में क्या हुआ, साबित हुआ। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ हमें चेकोस्लोवाकिया जो दिख रहा है, यहाँ पर जर्मनी के पास इसका एक हिस्सा था, यहाँ पर उसका नाम था सुडेटनलैंड। इसका नाम क्या है, सुडेटनलैंड। अब ये जो सुडेटनलैंड हिस्सा है चेकोस्लोवाकिया का, ये जर्मनी चाहता है, यानी हिटलर चाहता है कि इस सुडेटनलैंड पर क्या हो, मेरा अधिकार हो, क्योंकि हिटलर कहता था कि ये जो सुडेटनलैंड है चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा, यहाँ जर्मन जाति के लोग क्या हैं, ज़्यादा हैं, इसलिए ये मेरे अधिकार में होना चाहिए। तो इस बात का समर्थन इंग्लैंड और फ्रांस भी करते हैं कि चलो इसकी जाति के है, तो ये मांग कर रहा है कि जर्मन के लोग यहाँ पर हैं तो सुडेटनलैंड क्या होना चाहिए, जर्मनी का होना चाहिए। तो इसके लिए किया जाता है म्यूनिख समझौता, यानी हिटलर को इस सुडेटनलैंड देने के लिए कौन सा समझौता कराया जाता है, म्यूनिख समझौता। और ये समझौता होता है 1938 में। कब होता है, 1938 में। कौन मिलकर कराता है, इंग्लैंड और फ्रांस सपोर्ट करके ये चेकोस्लोवाकिया से कराते हैं सुडेटनलैंड, जिसमें देना पड़ता है हिटलर को, ये मिलता है। तो इस प्रकार देखते हैं 1938 में तो ये समझौता के द्वारा सुडेटनलैंड हिटलर को मिल जाता है, लेकिन हिटलर इससे भी संतुष्ट नहीं होने को तैयार है। वो क्या करता है, 1939 तक इस पूरे चेकोस्लोवाकिया पर ये क्या कर लेता है, अधिकार। तो देखिए कैसे जो हिटलर है पूरी अपने विस्तारवादी नीति का पूरा जोर लगा रहा है, यानी ये अपनी शक्ति का, ये अपने तानाशाही का भरपूर फायदा उठा रहा था। उसके बाद जब इसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया, तब ये बढ़ रहा है यहाँ पोलैंड की ओर, और पोलैंड के पास यहाँ था डेंजिंग बंदरगाह और पोलिस गलियारा। एक तरह से ये पोलिस गलियारा अगर हिटलर पर इसका अधिकार हो जाता तो ये हिटलर के लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद था। इसलिए हम देखते हैं कि पोलैंड में क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं बाहर, पोलैंड में मांग करता है हिटलर, यहाँ पर देख लेते हैं हम, डेंजिंग बंदरगाह
और यहाँ पे मांग क्या करता है, पुलिस गलियारे की, पुलिस गलियारे की। ये दो मांगे हिटलर किससे करेगा, पोलैंड से, लेकिन पोलैंड हिटलर को ये देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए हिटलर क्या करेगा, इस पोलैंड पर आक्रमण कर देगा। 1 सितंबर 1939 को हिटलर क्या कर देगा, पोलैंड पर आक्रमण। इसी से क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिटलर की महत्वाकांक्षा क्या कर रही है, पोलैंड पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित की। और इसी दिन से क्या माना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। अभी तक इंग्लैंड क्या था, तुष्टीकरण की नीति अपना रहा था, यानी हिटलर जो मनमानी कर रहा था, इंग्लैंड क्या कर रहा था, उस पर चुप था कि चलो वर्साई की संधि में हिटलर के साथ यानी जर्मनी के साथ गलत हुआ है, तो हिटलर की कुछ जो महत्वाकांक्षाएं हैं इस पर इंग्लैंड रोक नहीं लगा रहा था। और इसका एक और कारण था कि इंग्लैंड या फिर फ्रांस ये सब चाहते थे कि जर्मनी कैसे भी क्या करे, इस सोवियत संघ पर आक्रमण कर दे, क्योंकि ये सोवियत संघ रूसी क्रांति से ही ये साम्यवाद का पक्षधर था। और ये सारे देश जो थे, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे लोग पूंजीवाद का। तो ये लोग सोचते थे कि अगर हिटलर इस सोवियत संघ पर आक्रमण कर देगा तो एक तरह से ये दोनों शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और पूरे यूरोप पर इस पूंजीवादियों लोगों का दबदबा रहेगा। तो जब पोलैंड पर आक्रमण जब हिटलर ने किया, तो अब फ्रांस और इंग्लैंड क्या होंगे, चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये सब इनके बर्दाश्त के बाहर था। यानी हिटलर की मनमानी इन्होंने बहुत चुप रहकर बर्दाश्त किया। जब पोलैंड पर आक्रमण हुआ तो फ्रांस और इंग्लैंड भी क्या करेंगे, जर्मनी पर आक्रमण कर देंगे। और ये आक्रमण ये लोग करेंगे, यानी फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर 3 सितंबर 1939 को ये लोग क्या कर देगा, जर्मनी पर आक्रमण कर देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर है जापान, यहाँ पर कौन है, अच्छा ये भी हम देख रहे हैं कि जो ये हिटलर है ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन सब पर अधिकार कर लेता है। यानी इसके आसपास ये सोवियत संघ, अरे पोलैंड पर आक्रमण तो किया ही, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड सबको जीतता हुआ क्या हो गया, 1940 तक इन सब पर अधिकार इसने कर लिया। यानी ये इतना शक्तिशाली था, ये स्वयं को इतना मजबूत किया था कि यूरोप के लगभग बहुत सारे देशों को इसने क्या कर लिया, जीत लिया। उसके बाद 1940 तक क्या करता है, जर्मनी फ्रांस को पूर्ण रूप से अपने कब्जा में ले लेता है। यानी इस फ्रांस पर भी किसका कब्जा हो जाता है, 1940 तक ये फ्रांस पर भी कब्जा कर लेता है। फ्रांस के बगल में है बेल्जियम, बेल्जियम पर भी कब्जा कर लेता है। तो इस प्रकार जर्मनी इतना शक्तिशाली है कि विश्व युद्ध शुरू हो जाने के बावजूद भी ये बहुत सारे देशों पर क्या कर रहा है, अधिकार कर रहा है। अब जर्मनी देखेगा कि हम इधर के तो क्षेत्रों को जीत लिए, लेकिन इंग्लैंड से वो नहीं जीत पाता है, तब ये आक्रमण करेगा सोवियत संघ की ओर। यानी ये सोवियत संघ पर आक्रमण करता है 1941 में, और सोवियत संघ के ये स्टालिनग्राद तक पहुंचता है, स्टालिनग्राद तक। और उस समय यहाँ रहता है रूस में स्टालिन, यहाँ शासक कौन है, स्टालिन। तो जब ये स्टालिन यहाँ का शासक है और जब हिटलर यहाँ आक्रमण करते हुए पहुंचता है, तो इसके यहाँ पर जो मित्र राष्ट्र हैं जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, इसको सपोर्ट करते हैं कि तुम क्या करो, कैसे भी हिटलर को क्या करो, इधर युद्ध में उलझा करो, को पूर्ण शक्ति से क्या करो, हिटलर का सामना करो। तब तक इंग्लैंड, फ्रांस क्या कर रहे थे, इस मोर्चे से, यानी जब जर्मनी इधर व्यस्त है युद्ध में, तो ये लोग इस मोर्चे से क्या कर रहा है, जर्मनी पर अटैक कर रहा है। और इधर फ्रांस वाले हिस्से पर किसका कब्जा था, जर्मनी का ही कब्जा था। तो इधर स्पेन से अमेरिका भी इसमें शामिल होकर क्या करेगा, इस जर्मनी पर आक्रमण करेगा। अब जब अमेरिका युद्ध में शामिल हो रहा है, तो देखिए अमेरिका क्यों युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका शुरू में इसमें शामिल नहीं था। हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में पढ़े थे ना कि अमेरिका बाद में शामिल हुआ, जब उसका लुसितानिया जहाज जर्मनी ने डुबा दिया था। वैसे ही इस बार भी अमेरिका पहले से शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका की सहानुभूति फ्रांस और इंग्लैंड के साथ थी। तो देखिए क्यों अमेरिका शामिल होता है। यहाँ जो जापान देश है ये क्या करता है, 7 दिसंबर को ये आक्रमण कर देता है अमेरिका के। यहाँ एक बंदरगाह रहता है, यहाँ पर एक नौसैनिक अड्डा रहता है, पर्ल
हार्बर। पर्ल हार्बर क्या है? ये अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, नौसैनिक अड्डा। यहाँ पर जब ये आक्रमण करता है 7 दिसंबर 1941 को, तब अमेरिका बौखला कर क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाता है। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड और फ्रांस के साथ था ही, लेकिन जब इस पर जापान आक्रमण करता है तो क्या करता है, ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। और ये कई बार एग्जाम में भी पूछता है कि अमेरिका कब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो 8 दिसंबर 1941 को इसमें शामिल हो जाता है। तो जब इंग्लैंड फ्रांस और अमेरिका तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये दूसरे मोर्चे से इस जर्मनी को घेरना शुरू करते हैं। और एक ओर से जर्मनी रूस से लड़ रहा है यानी सोवियत संघ से, दूसरी ओर से इंग्लैंड से, और इधर स्पेन वाले हिस्से से अमेरिका भी क्या कर रहा है, इस जर्मनी को घेर रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जर्मनी क्या है, ये चारों ओर से, एक तरह से तीनों ओर से ये मोर्चे से युद्ध कर रहा है। तो जर्मनी एक तरह से अकेला पड़ गया था उस समय तक, क्योंकि एक तरफ से युद्ध रहता है तो कोई जीत सकता है, लेकिन चारों ओर से मित्र राष्ट्रों ने क्या कर लिया था, जर्मनी को घेर लिया था। तो इस प्रकार जर्मनी की स्थिति क्या होने लगती है, बिल्कुल खराब होने लगती है। और जो ये हिटलर है, जिसकी महत्वाकांक्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, ये क्या करता है, जब इसको पता चलता है कि अब हमको दुश्मन लोग घेर लिया है, अब हमको मार देगा, तो ये 1944 में क्या करता है, ये स्वयं को एक कमरे में बंद कर लेता है और अपनी आत्महत्या कर लेता है। और ये अपनी पत्नी को भी मार देता है और ये स्वयं की भी हत्या कर लेता है, यानी आत्महत्या कर लेता है। हिटलर नहीं चाहता है कि हम दुश्मनों के हाथ में आए, क्योंकि जो ये हिटलर है, ये केवल 60 लाख यहूदियों को मार दिया रहता है, क्योंकि इसको यहूदी को एक तरह से ये दुश्मन के तौर पर देखता था। और पोलैंड में ये जो हिटलर है, पोलैंड में केवल 60 लाख लोगों को मारा था इसने, केवल पोलैंड में। और पूरे जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसमें तो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें 2.2 करोड़ सैनिक थे और 2.8 करोड़ आम जनता थी, नागरिक थे, वो लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार ये जो हिटलर क्या होता है, 1944 में आत्महत्या कर लेता है। और जो ये जर्मनी है, पूर्ण रूप से समर्पण कर देता है मई 1945 को। यानी जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण कर दिया, मई 1945 को जर्मनी कर देता है आत्मसमर्पण। अब देखिए, जब जर्मनी आत्मसमर्पण कर दिया, तो अब जो अमेरिका है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये सब मिलकर किससे भिड़ेंगे, जापान से। और हम जहाँ सुनते हैं, जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जापान की सहायता यहाँ भारत से उस समय सुभाष चंद्र बोस लिए रहते हैं कि नहीं, जापान की सेना में, वहाँ जापान में जाकर ये आज़ाद हिंद फौज भी बनाते हैं। क्योंकि जापान क्या कर रहा था, जब इधर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो जापान, इंग्लैंड ने इधर जितना उपनिवेश बनाया था, फिलीपींस जैसे, भारत, तो ये सब कुछ जीतता हुआ इधर बढ़ते आ रहा था। तो इंग्लैंड को डर था कि ये कहीं भारत को भी मेरे हाथ से नहीं ले ले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सारे मिलकर क्या करेंगे, और यहाँ चीन भी, ये सारे मिलकर जापान से लगभग 4 महीनों तक युद्ध करेंगे। यानी अकेला जापान, सोचिए इतना शक्तिशाली है कि इतने सारे देशों से एक छोटा सा देश 4 महीने तक युद्ध किया। और जब ये 4 महीने तक युद्ध करता रहा, लेकिन अमेरिका उसी समय क्या किया, परमाणु बम उसी समय तैयार होना शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ था। तो इस परमाणु बम का किस पर परीक्षण कर देता है, मतलब उस परमाणु बम का प्रयोग ये जापान पर करता है, जिसको हम लोग बहुत बार सुने हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को ये नागासाकी पर, यानी जापान के 2 शहर पर ये क्या करता है, परमाणु बम गिराता है। ये जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरता है, उसका नाम रहता है लिटिल बॉय। और जो ये 9 अगस्त को परमाणु बम गिराता है नागासाकी पर अमेरिका, उसका नाम रहता है
व्हाइट मैन। तो इस प्रकार देखिए कि ये जो परमाणु बम गिराया तो जापान को एक तरह से तहस नहस कर दिया। यानी यहाँ के आज भी लोग कैसे होते हैं, ये परमाणु बम का इतना मतलब भीषण इसका प्रभाव पड़ा कि आज भी यहाँ के बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, अपंग होते हैं। तो इस प्रकार जापान को पूरी तरह से अमेरिका ने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। और ये परमाणु का ये पहला परीक्षण जापान पर ही अमेरिका ने कर दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जर्मनी में हिटलर भी क्या करता है, अपनी आत्महत्या कर लेता है। जापान पर जब 2 परमाणु बम गिराया जाता है तो जापान भी क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। और ये अपना आत्मसमर्पण 15 अगस्त 1945 को करता है, जापान आत्मसमर्पण। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे विश्व को क्या किया, फिर से एक मतलब तबाही में झोंक दिया था। क्योंकि ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसने एक तरह से उपनिवेशवाद का तो अंत किया, और जो एक तरह से यूरोपीय महादेश में एक श्रेष्ठता का जो भ्रम था वो टूट गया। क्योंकि ये किस बात का इतना श्रेष्ठ मतलब सभ्य समझता था लोग कि इनके वजह से 2 बार क्या हो गया, इतना बड़ा विश्व युद्ध हो गया और इतने लोग लगभग मारे गए। इसमें हम देखते हैं कि केवल पोलैंड से 60 लाख लोग मारे गए रहते हैं। भले इंग्लैंड जीत जाता है लेकिन इसकी शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और यही कारण है कि भारत को क्या देना पड़ता है, इंग्लैंड भारत को स्वतंत्रता देने के लिए क्या होता है, राजी हो जाता है। क्योंकि इंग्लैंड के पास भी उतनी शक्ति अब नहीं बची रहती है। सारा शक्ति अब किनके हाथों में केंद्रित होगा, अब अमेरिका और यहाँ सोवियत संघ। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ही क्या है, पूरे विश्व की 2 ध्रुवीय शक्ति बनकर उभरेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि पूरा विश्व क्या हो जाता है, इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 गुट में बढ़ जाता है। ये जो सोवियत संघ है ये साम्यवाद, इसके बाद क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। हम देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, वैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठन होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। किसका गठन होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसके गठन होता है 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें 5 अस्थायी सदस्य, कितने सदस्य रहते हैं, 5 अस्थायी सदस्य जिनको वीटो प्राप्त है। वे कौन कौन से देश हैं, एक तो अमेरिका है, अमेरिका। दूसरा इसमें हम देखें कि इंग्लैंड भी है, इंग्लैंड। तीसरा फ्रांस, चौथा इसमें रूस, और यहीं पर था चीन। यहीं पर क्या है, चीन। ये भी मित्र राष्ट्रों के तरफ से लड़ा रहता है, तो इसमें ये अस्थाई देशों के तौर पर ये भी इसमें शामिल था। यानी जो ये 5 देश हैं इनको क्या प्राप्त था, वीटो अधिकार। वीटो अधिकार ये होता है मतलब वीटो पावर, यानी वीटो अधिकार, इसको निषेधाधिकार भी बोलते हैं। जो वीटो अधिकार है, कहने का मतलब कि कोई भी डिसीजन में इन 5 देशों की हामी होनी चाहिए, और कोई डिसीजन में अगर एक देश भी ना बोल देगा तो उस चीज को पारित नहीं किया जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो इस प्रकार आज भी वर्तमान में ये 5 जो देश हैं वो अस्थायी देश हैं और इनके पास वीटो का अधिकार है। कई बार भारत के लिए भी कहा गया है कि भारत इतना मतलब शक्तिशाली, इतना विकास कर रहा है, तो भारत को भी एक तरह से वीटो पावर मिलना चाहिए। लेकिन इस पर चीन क्या करता है, बार बार रोक लगा देता है कि नहीं, भारत को वीटो नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो कई बार इन 4 देशों ने भारत के वीटो के लिए सहमति दे दी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, इंग्लैंड की शक्ति, भले इंग्लैंड क्या होता है, मित्र राष्ट्र की ओर से रहता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई रहती है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है उसके बाद इंग्लैंड के पास उतनी शक्ति नहीं बच पाती है, इसलिए लोग भारत को भी स्वतंत्र करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अमेरिका और ये सोवियत संघ, ये 2 शक्ति पूरे विश्व में बनकर उभरेंगे। ये जो रूस रहेगा यानी सोवियत संघ, ये साम्यवादी का समर्थन करेगा, साम्यवादी व्यवस्था का। और जो ये जो अमेरिका है ये पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करेगा। तो इस प्रकार ये
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ जाएगा। इसको कहा जाएगा पूर्वी देशों का गुट और इधर पश्चिमी देशों का गुट। इस प्रकार ये दोनों मिलकर आपस में ही क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जो भी देश आज़ाद हो रहे होंगे उस समय उनको कहेंगे कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, और ये देश कहेंगे कि तुम मेरे तरफ आ जाओ। और जो देश मान लीजिए अभी आज़ाद हुआ, अगर वो अमेरिका की तरफ चला गया तो वो सोवियत संघ का दुश्मन हो जाता था, और कोई देश अगर सोवियत संघ की ओर चला गया तो वो अमेरिका का दुश्मन हो जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि ये देश स्वयं नहीं लड़कर एक दूसरे देशों को आपस में लड़वा देते थे। तो इस प्रकार शीत युद्ध का दौर भी शुरू होगा। उसी में गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू होगा, जिसमें ऐसा वो गुट निरपेक्ष दल रहेगा जिसमें कोई देश ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वो गुट निरपेक्ष में रहेगा, यानी वो किसी भी एक दल में नहीं रहेगा। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने क्या किया, पूरे एक तरह से इसमें जर्मनी में हम देखते हैं कि हिटलर के आतंक से बहुत सारे 60 लाख यहूदी केवल हिटलर ने मारा था, और पोलैंड में लगभग 60 लोगों को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में हम देखते हैं कि लगभग 5 करोड़ लोग मारे जाते हैं, जिसमें 2.2 करोड़ केवल सैनिक मारे जाते हैं, और सैनिकों से ज़्यादा लगभग 2.8 करोड़ लोग जो सैनिक नहीं रहते हैं वे निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और इससे हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ये यूरोप में शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, प्रथम विश्व युद्ध भी यूरोप से शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध भी यूरोप से ही शुरू होता है। और ये दिखाता है कि जो यूरोपीय देश हैं उनकी श्रेष्ठता का एक तरह से क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। उन्होंने जिन जिन देशों को उपनिवेश बनाया था उन सारे उपनिवेश एक तरह से आज़ाद होने लगे, इनके उपनिवेशों का अंत होने लगा। और यूरोपीय जो श्रेष्ठता एक बनी हुई थी कि ये लोग सभ्य लोग हैं, ये लोग सभी देशों को सभ्य बनाते हैं, ये श्रेष्ठता का इन लोगों में अंत हो गया। क्योंकि एक बार नहीं, इन लोग की वजह से 2 बार विश्व युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की शक्ति कमजोर ही हो गई, और इसमें हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हो गई, स्थापना हो गई, और विश्व क्या बट गया, 2 गुटों में बट गया, एक पूंजीवादी गुट, दूसरा साम्यवादी गुट। इसी से शुरू हो जाएगा शीत युद्ध। शीत युद्ध वो होता है कि जिसमें कोई भी दो जो दुश्मन रहेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से लड़ेंगे नहीं, इनमें विचारों की जो एक प्रतिद्वंदिता थी उनके वजह से ये दूसरे देशों को आपस में लड़वा देते थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से स्वयं नहीं लड़ते थे। इसी के बाद शुरू हो जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसमें भारत भी शामिल होता है, क्योंकि भारत ना रूस के तरफ जाता है यानी सोवियत संघ के तरफ, और ना ही जाता है ये अमेरिका के तरफ। उसके बाद हम लास्ट में इसमें आता है कि 1991 में क्या हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और ये छोटे छोटे 15 देशों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें केवल एक रूस सबसे बड़ा रहता है, इसीलिए रूस एक अलग देश रहता है, बाकी इसे 15 अलग अलग देश होकर 15 गणराज्य बन जाते हैं। तो जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो कहीं ना कहीं ये 2 ध्रुवीयता का अंत हो जाता है और विश्व बन जाता है एक ध्रुवीय। तो ये थी द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी, कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध के लिए भी जर्मनी ही जिम्मेदार था, और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कौन था, इस जर्मनी का हिटलर ही जिम्मेवार था, क्योंकि इसकी जो संतुष्टि थी वो कभी सीमित हो ही नहीं पाई। इसने विस्तारवादी के चलते, साम्राज्यवाद के चलते इसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो रुकने का नाम ही नहीं ली, और द्वितीय विश्व युद्ध को कराकर ही मानी। तो आई होप अगर आप लोग को ये चीज़ एक बार समझने में दिक्कत हो तो आप इसको 1 बार 2 बार देखने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक बार अगर इस वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ जाए। हो सकता है कि कई लोग इस पहले बार इस यूरोप के मैप में जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, ये सब सारी चीज़ें देख रहे होंगे तो उनको नया लगता हो, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जैसे जैसे हम चीज़ों को बार बार देखते हैं, समझते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, और सहायता ही करती है हमारी। तो चलिए इन्हीं सारे बातों के साथ अगला वीडियो हम फिर से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।